नमस्कार, न्यूज आर के विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। आज हम इस कार्यक्रम में एक ऐसी हस्ती से रूबरू करा रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट मिशन लाइफ को मध्य प्रदेश की धरती पर चरितार्थ करने में जुटे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं 83 साल के पर्यावरण प्रेमी गौरीशंकर मुकाती की। जी, ये बगैर किसी समिट के विदेशी कंपनियों को मध्य प्रदेश की धरती पर पौधारोपण कर हजारों लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं। मुकाती जी ने किसानों की आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कराते हुए उन्हें दुर्घटना बीमा और कार्बन क्रेडिट की एक नई दिशा भी प्रदान की है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पर्यावरण प्रेमी गौरीशंकर मुकाती जी। गौरीशंकर मुकाती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके और आपके समस्त दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले गौरी जी, आपसे एक यही सवाल पूछना चाहूंगी कि आप पर्यावरण अवशोषण के क्षेत्र में एक बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे कुछ ऐसे दर्शक हैं जो ये जानते नहीं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि ये होता क्या है। बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही प्रश्न है। हम ऐसी समस्या के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जिससे प्रभावित तो हर कोई होता है, लेकिन समझते बहुत कम है। ये बिल्कुल सरलता है। कार्बन क्रेडिट या पर्यावरण का मामला बिल्कुल सरल है। हम देखते हैं कि साधारणतः जब हम किसी वाहन से सफर करते हैं और अगर हमारे वाहन से किसी का दुर्घटनावश कोई घटना हो गई तो हम उसी तत्काल उसे कहते हैं कि भाई आपकी वजह से नुकसान हुआ है, इसलिए इसकी क्षतिपूर्ति भी आप ही कीजिए। ऐसा ही बिल्कुल कार्बन क्रेडिट का वजह भी है कि जो कंपनियां जो है इस ग्रीन हाउस गैसेस को प्रभावित करने में लगी हुई है, उन्हें ही ये कहा गया है कि इसे ठीक करने की जवाबदारी भी आपकी है। तो जो कंपनी जितने पौधे लगा करके पर्यावरण को ठीक करती है, उस पौधों की मात्रा से ही उनको कार्बन क्रेडिट का आधार दिया जाता है। जी मुकाती जी, आप 83 साल की आपकी उम्र है। आपकी पर्यावरण की यात्रा कब से शुरू हुई और सबसे बड़ी बात कि ये विचार आपके मन में कब से आया? रूबी जी, ये मैंने करीब 30 साल पहले ये काम प्रारंभ किया था। खंडवा जिले में मेरी थोड़ी सी जमीन थी और वो नदी के किनारे थी, लेकिन नदी सूख जाती थी, नदी में पानी नहीं रहता था। तो हमने फिर वहाँ नदी के तटों के ऊपर जो है 50-50 मीटर दूर तक जो है पेड़ पौधों का रोपण किया। उनके रोपण से 5-6 साल बाद जो है नदी में जीवंतता आ गई, फिर नदी का पानी रहने लग गया और नदी के आसपास की जमीन में भी वाटर लेवल काफी बढ़ा। उससे मैं और हमारे आसपास के बहुत से किसान जो हैं बड़े प्रभावित हुए और प्रभावित होकर के हमने उस नदी के 7 किलोमीटर लंबाई में 100 किसानों ने 400 एकड़ भूमि में वृक्षारोपण करके और अच्छे बहुमूल्य वाणिज्यिक रोपण किया और पौधे तैयार किए। आज करोड़ों रुपए की आमदनी हम किसानों के पास में वहां है। उस बात से प्रभावित होकर के बहुत से लोगों ने मुझे संपर्क किया कि इस काम को और आगे बढ़ाना चाहिए। तब मैंने इसको हरदा जिले में भी, होशंगाबाद जिले में भी, सीहोर जिले में भी इस काम को विस्तार दिया। और ये एक ऐसा ही काम है जैसे हमारे पूर्वज पहले कहा करते थे कि कांटे से कांटा निकालना, यानी एक समस्या से दूसरी समस्या का हल करना। तो हम सभी जानते हैं कि किसानों की आमदनी हमारे देश में सर्वाधिक अनिश्चित है। उसे नहीं पता होता है कि उसका इस साल कितनी आमदनी होने वाली है, बड़ी समस्या है। और उसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग, ये जो दुनिया जो तप रही है, ये भी एक दूसरी समस्या है। तो हमने किसानों के बंड के ऊपर, उनकी मेड़ों के ऊपर बहुमूल्य सागौन का रोपण करना प्रारंभ किया। उससे किसानों की आमदनी भी सुनिश्चित हुई और उन पेड़ों के द्वारा जो कार्बन संचय किया गया, उससे ग्लोबल वार्मिंग को भी लाभ हुआ। अच्छा मुकाती जी, हमने ऐसा भी सुना है कि आप जो कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, वो दिखता है तो किसानों का और नहीं दिखता तो व्यापार का। मतलब इससे व्यापार कैसे होता है? ये आपका बिल्कुल बहुत ही आपका सुंदर प्रश्न है। जो दिखता है, जैसे उस पेड़ के लगाने के बाद हमको पेड़ दिख रहा है, लकड़ी दिख रही है, उसमें लगने वाले फल दिख रहे हैं, ये सारे के सारा जो है ये उस किसान को मिलेगा। लेकिन जो नहीं दिख रहा है, जो उस पेड़ ने कार्बन अवशोषित किया आसमान से, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जो उसने ग्रीन हाउस गैसेस को संतुलन बनाने में जो काम किया, वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो है वो उन फंडिंग एजेंसियों को जो पेड़ को लगाने के लिए मदद करते हैं, उसका लाभ उन एजेंसियों को मिलता है। तो आपके मन में ये ख्याल कब आया कि पौधारोपण से आमदनी भी हो सकती है? ऐसा मतलब आपने कब सोचा और क्या सोचा आपने कि ये करेंगे तो इससे आमदनी हो जाएगी? ये आपने बिल्कुल सही किया। हमारा जो मिशन है उसका मूल उद्देश्य ही यही है। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि एक समस्या से दूसरी समस्या का निराकरण करना। तो ग्लोबल वार्मिंग की एक समस्या है, बेरोजगारी भी एक समस्या है, लोगों के पास रोजगार नहीं, ये भी एक बड़ी समस्या है। तो हमने लोगों को रोजगार देने के लिए पौधारोपण किया। आज पिछले वर्ष हमने एक
तो 1 करोड़ 20 लाख पौधों का रोपण किया, उसमें हजारों लोगों को रोजगार मिला। 18,000 किसानों के मेड़ों के ऊपर हमने 1 करोड़ 20 लाख पौधों का रोपण किया है। उसकी वजह से हर एक गांव में 10-10, 20-20, 30-30, 50-50 किसानों को रोजगार मिला। तो ये एक ऐसा काम हुआ कि आजीविका का साधन भी हुआ। यानी ग्लोबल वार्मिंग जो है, अब समस्या तो है कुछ लोगों के लिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए आजीविका का साधन भी बनता जा रहा है। मुकाती जी, अक्सर देखा ये जाता है कि लोग पौधारोपण तो कर देते हैं, लेकिन उसकी जो परवरिश है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाती, जिसका नतीजा क्या होता है कि पौधे जो है, बहुत कम पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें वृक्ष बनने का मौका मिलता है। तो हम पौधारोपण तो कर देते हैं, इसकी देख रेख, उसकी परवरिश कैसे करें? दर्शकों के क्या कहना चाहेंगे? इसमें जो है, हमने 3 प्रकार के प्रयोग किए। हम सभी जानते हैं कि आवश्यकता जब होती है तो हम जिसकी जरूरत होती है उसकी सार संभाल जरूर करते हैं। हमारे उपयोग में आने वाली चीज को हम जरूर संभालते हैं। तो हमने पहले तो इससे, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में यहाँ का जो सागौन जो है, विशेष करके हमारा हरदा, बैतूल, खंडवा, ये जो यहाँ का जो सागौन जो है विश्व स्तर का सागौन है, विश्व में सबसे अच्छी क्वालिटी का सागौन होता है। वैसे तो हमारा देश जो है हजारों करोड़ रुपए का काष्ठ आयात करता है, लेकिन हमारे क्षेत्र का सागौन जो है इतनी अच्छी क्वालिटी का है कि वहां से निर्यात होता है। तो एक पेड़ का एक किसान को 20, 30, 40 हजार रुपए तक की आमदनी होती है। बहुत सरल गणित है रूबी जी हमारा। हम एक किसान के 1 एकड़ की मेड़ के ऊपर 2-2 मीटर के ऊपर 100 पेड़ों का रोपण करते हैं, जो 20 साल के अंदर जो है वो परिपक्व हो जाते हैं। तो 20 साल के अंदर उन 100 पेड़ों का 30 घन मीटर लकड़ी उसको प्राप्त होती है, जो आज का लगभग 1 लाख रुपया घन मीटर उस लकड़ी का मूल्य है। यानी 20 साल में उस किसान को 30 लाख रुपए की आमदनी उस पेड़ से होगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि उसको 1.5 लाख रुपया प्रति वर्ष उस खेत से आमदनी हो रही है, जो दिखाई नहीं दे रही है। जो मैंने आपसे कहा ना, जो दिखता है तो वो उसको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मिलेगी कब? 20 साल बाद। तो हमने उसका नाम दिया है किसानों की भी होगी भविष्य निधि। जैसे कि सरकारी कर्मचारियों की प्रोविडेंट फंड होता है, ऐसा कैसे हमने किसानों के लिए उसको भविष्य निधि के रूप में स्थापित किया। उससे उसकी लोकप्रियता बढ़ी। किसान जो उसको क्षति पहुंचा सकता था वो उसकी सुरक्षा में खड़ा हो गया। साथ में उसे प्रभावित करने के लिए हमने उस किसान को और भी उसके स्वार्थ से जोड़ा। कैसा? कि भाई जब तक ये पेड़ रहेगा तब तक कोई भी दुर्घटना अगर तुम्हारे साथ होती है तो उस दुर्घटना के रूप में पेड़ तुम्हारी सुरक्षा देगा। उस दुर्घटना के लिए, उस दुर्घटना बीमे के लिए राशि हमारी कंपनी जमा करती है। किसान को निःशुल्क दुर्घटना बीमा दिया जाता है ताकि वो मोटिवेट रहे और अपने पेड़ को अपने बच्चे का जैसा पालन करे। राशि जमा करवाते कंपनी से, तो क्या किसानों को भी कुछ जमा करना पड़ता होगा इसमें? नहीं रूबी जी, इसमें किसान को कुछ भी नहीं करना पड़ता। हम किसान के पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास में जितनी जमीन है, जैसे किसी के पास में 10 एकड़ जमीन है, तो उससे हम उससे कंसेंट लेते हैं, सहमति लेते हैं कि साहब मेरे फलां 10 एकड़ जमीन के ऊपर मैं पौधरोपण करने के लिए सहमत हूँ। इसमें जो भी फल प्राप्त होगा, जो भी काष्ठ प्राप्त होगी मेरी होगी, और जो नहीं दिखाई दे रहा है वो कार्बन ऑफसेट होगा, वो फंडिंग एजेंसी प्राप्त कर सकती है। आपको सिर्फ जमीन की जरूरत पड़ती है सिर्फ उसकी बंड के ऊपर। ठीक है। अच्छा रूबी जी, इसमें एक और बात मैं आपको, सॉरी मैं आपको हस्तक्षेप कर रहा हूँ, पर बताना बहुत जरूरी है। अभी आपने देखा होगा कि सारी सरकारें पौधारोपण के लिए लगी रहती है, लेकिन पौधारोपण के लिए जगह नहीं उपलब्ध होती है, क्योंकि हमारे देश में जो भूमि है उसका 70% भाग जो है उस पर खेती होती है, 70% भाग पे, और पूरे देश में 20%, 25% भाग पे जो है वो सरकारी वन है। 10, 12, 13% जो भूमि बची हुई है उसमें शहरी निकाय बसे हुए हैं, ग्रामीण निकाय बसे हैं, यानी बसाटे हैं। तो पौधारोपण करने के लिए आपने भी देखा होगा, सामान्यतः पौधारोपण होता है जून में, तो किसी जिला पंचायत में, किसी जनपद पंचायत में, किसी नहर के किनारे पौधारोपण हो जाता है, किसी मठ में, मंदिर में। वो इतनी कम जमीन है कि जिस तेजी से ग्लोबल वार्मिंग आगे बढ़ रही है उसको बचाने के लिए उतनी जमीन सफिशिएंट नहीं है। इसलिए अगर हमें करोड़ों पौधों का रोपण करना है तो वो हमारा ही एक मॉडल है, जिस मॉडल के अंतर्गत किसानों की मेड़ों के ऊपर जो है आप करोड़ों पौधों का रोपण कर सकते हैं। किसानों की आमदनी बढ़ेगी और ग्लोबल वार्मिंग से बचेंगे। बिल्कुल मुकाती जी, पौधारोपण के साथ कहीं ना कहीं परवरिश भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कल वही पौधा हमारे वृक्ष के रूप में देखा जाएगा। अच्छा मुकाती जी, एक बात और, नर्मदा कछार में 50
करोड़ पौधारोपण का आपने लक्ष्य रखा है, लेकिन एक बात जानना चाहेंगे कि नर्मदा कचहरी क्यों? कुछ खास वजह है इसके पीछे की? नहीं, इसके पीछे जो एक बहुत सरल सी बात है। हम सभी जानते हैं कि मानव का जो विकास हुआ है किसी न किसी नदी के किनारे पे, किसी जल स्रोत के किनारे पे हुआ है, और इसीलिए सिंधु सभ्यता है तो नर्मदा घाटी की सभ्यता है, इसी तरीके से अमेजन की सभ्यता है। विश्व के किसी कोने में चले जाइए आप, हम लोगों के पास में जब तक कोई बर्तन का इजाद नहीं हुआ था, जब तक मनुष्य ने बर्तन नहीं बनाया था, तब तक वो पशुओं के समान वो भी नदी के किनारे जाकर के पानी पीता था और वृक्षों के ऊपर जाकर के निवास करता था। जब पहली बार हम लोगों ने मिट्टी का बर्तन बनाना प्रारंभ किया तो हमने दिन भर से दूरी उसको बना ली, हम उसमें से नदी से पानी लेके आ जाते थे और जब दूसरे दिन फिर जरूरत होती फिर लेकर के आ जाते थे। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने घरों में कुएं खोदना प्रारंभ कर दिए, जैसे ही हमारे घरों में ट्यूबवेल और नल आ गए, हम लोगों ने नदियों से दूरी बना ली और उसका परिणाम ये हुआ कि अब तमाम प्रकार के जो अवशेष होते हैं, खराबियां होती है, वो सब नदियों में प्रवाहित कर देते हैं और उससे नदियां प्रभावित हो रही हैं, उससे नदियां दूषित हो रही हैं। और जब नदियां दूषित होगी तो उसमें लाखों प्रकार के जो जलीय जीव रहते हैं वो जलीय जीव भी समाप्त हो रहे हैं। तो ये जो बायोडायवर्सिटी है वो बायोडायवर्सिटी बहुत तेजी से प्रभावित हो रही है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो एकमात्र जीवित ग्रह है, ये धरती जो है, तमाम खोजों के बाद में अभी तक जो अभ्यास हुआ है, धरती एक जीवित ग्रह है, तो वो जीवित ग्रह भी धीरे धीरे कष्ट में जा रहा है। क्योंकि जी अगर नर्मदा किनारे की बात करें तो यहाँ जो वन है वो घटते जा रहे हैं और प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे दर्शकों? नहीं, मैं इसीलिए मैं वही बात कहने जा रहा था कि ये जो मनुष्यों के ज्यादा हस्तक्षेप के कारण खेतों में हम जिस प्रकार से मतलब पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, जहरीली दवाइयां डाल रहे हैं, तो हमारे यहाँ रहन सहन में भी हम लोगों ने अनेकों प्रकार के ऐसे खाद्यान्नों का उपयोग करना चालू कर दिया जो हमारे जलीय जीव के लिए जो है, जीवन के लिए ठीक नहीं है। मैं बहुत दुखी हूँ कि नर्मदा में आज से कुछ साल पहले 95 प्रकार के जलीय जीव होते थे, जो अब घट करके 54 प्रकार के जलीय जीव रह गए। वो हमारे रहन सहन के कारण हुए। लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से तमाम श्रोताओं तक ये पहुंचाना चाह रहा हूं कि जब तक बायोडायवर्सिटी नहीं होगी, जब तक धरती पे जीवन का संतुलन नहीं होगा, हमारी ये मान्यता, हमारे कहा गया है कि 84 लाख योनियां होती थी, 84 लाख प्रकार के जीव जंतु रहते थे। लेकिन आज हम देखते जा रहे हैं तेजी से अनेकों जीव जंतु समाप्त हो रहे हैं। तो उन्हें जब तक हम संतुलित नहीं करेंगे कि धरती के समापन की गति जो है और तेजी से आगे बढ़ेगी। इसलिए हमने, जो आपसे मैं बताना चाहता हूं, इसीलिए हमने नर्मदा घाटी की जो 74 लाख हेक्टेयर भूमि है, उस भूमि को सुरक्षित जोन में ले जाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया है, ताकि हमारे जो 18 जिले जो आ रहे हैं नर्मदा जोन में, उसमें हम पेड़ पौधों को लगा करके और कहीं से नदी नालों में जो गंदा पानी जा रहा है, नगरीय निकायों को समझा बुझा करके उसे रोकेंगे तो नर्मदा घाटी स्वच्छ होगी और इससे जीवन भी सरल होगा। जी बिल्कुल मुकाती जी, कहीं ना कहीं साउथ कोरिया, अमेरिका और सिंगापुर भी जो है वो आपकी कार्यशैली के बहुत ज्यादा मुरीद है। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी साथियों को जो हमारी मदद कर रहे हैं नर्मदा को बचाने के लिए, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक मोह मैं नहीं छोड़ पा रहा हूं, मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि अभी जो विश्व स्तर के ऊपर जो कार्बन क्रेडिट की जो परिकल्पना की गई है वो सिर्फ 40 साल के लिए की गई है ना। या हमारे विश्व के तमाम देशों ने मिलकर के एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया जिसकी हर साल बैठक होती है। अभी अजरबैजान में वो बैठक हुई थी और वहां भी इन्हीं सब विषयों पे बातचीत की गई थी कि कैसे दुनिया को बचाया जाए। तो अभी 40 साल की कल्पना की है, लेकिन हमारे यहाँ हमें गर्व होना चाहिए हमारे देश पे, हमारे प्रदेश पे, कि हमने जो परिकल्पना की वो 250 साल तक जो कार्बन हम अवशोषित कर रहे हैं वो 250 साल तक, या जिस बोतल में हमने उस भूत को बंद किया वो 250 साल तक सुरक्षित रहेगा। जबकि विश्व स्तर के ऊपर अभी तक मात्र 40 साल तक के लिए उसको बांधने की व्यवस्था की गई है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बहुत लोकप्रिय हो रहा है। जी मुकाती जी, जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो परेशानियां बहुत सामने आती हैं और आपने तो इतना बड़ा बीड़ा उठाया है, तो पौधारोपण के दौरान कभी कोई परेशानियों का सामना करना पड़ा, कोई संघर्ष आपके सामने आया? रूबी जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने
कि जब भी कुछ शुभारंभ करेंगे, नया कुछ करेंगे तो परेशानियां आएंगी। हमारे यहाँ भी बहुत सी भ्रांतियां थी कि पेड़ लगाओ तो काटने की अनुमति नहीं मिलती। मध्य प्रदेश सरकार ने दुनिया भर के कानून बना करके वृक्षों की कटाई के ऊपर रोक लगा के रखी थी, लेकिन हम लोगों ने सतत प्रयास किया और आज वो सरल से सरल होता चला गया। तो इसलिए पेड़ उड़ने का सागौन काटने में बहुत समस्या आती थी, लोग नहीं काटाते थे, नहीं लगाते थे। हमने समझाई दी, लोगों को धीरे धीरे मोटिवेट किया और आज जो है किसान स्वयं आगे आके हमसे कह रहा है साहब कि हमारे यहाँ लगाइए, हमारे यहाँ लगाइए, हम 20 साल तक इसको सुरक्षित करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा काम, इस समय तो एक आंदोलन तैयार हो गया और इसकी सफलता भी अच्छी दिखाई दे रही है। मुकाती जी, 83 साल की आपकी उम्र है और 27 साल से आप पौधारोपण कर रहे हैं। अगर मैं चुनौतियों की बात करूं, क्योंकि देखिए संघर्ष की बात आपने बताई और परेशानियां क्या क्या आई ये भी बताई, लेकिन परेशानी और चुनौती बहुत फर्क होता है। अगर चुनौतियों की बात करूं तो क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? चुनौतियां तो बहुत है। मैंने जैसा शुभारंभ में आपसे बात की कि हम ऐसी समस्या के लिए हम काम कर रहे हैं जिसपे प्रभावित तो हर कोई हो रहा है। यानी आप देख लीजिए, बेमौसम बारिश होना, फसलों का नुकसान, सबसे ज्यादा क्षति ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इससे सबसे ज्यादा क्षति कृषि क्षेत्र को होने वाली है। और हमारे 80% लोग कृषि क्षेत्र से ही लगे हुए हैं, लेकिन उनके पास में इतनी समझ नहीं है कि इससे कैसा बचा जा सकता है। और ये जब हम लोगों ने उनसे जब बातचीत की, पहले लोग मुझे पागल समझते थे, ये आदमी आ रहा है पेड़ पौधे लगाने की बात कर रहा है, गेहूं की खेती की बात नहीं करता, चने की खेती यानी फसल लेने की बात नहीं कर रहा है, पेड़ पौधे लगाने की बात कर रहा है, जबकि पेड़ पौधे हमारे कोई काम के नहीं है। तो हमने उन्हें जब समझाई दी तो लोगों को धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, बिना पेड़ पौधे के हमारा काम चलने वाला नहीं है। हमारे देश में भी आज से मात्र 50-60 साल पहले 35% जमीन खेती जमीन होती थी, उसमें पेड़ पौधे होते थे और किसानों की 60-70% जमीन पे ही खेती होती थी। तो ये धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लग गया। मुकाती जी, व्यापार की दृष्टि से देखें तो वो बात एक तरफ है, लेकिन जो लोग आपको पागल कहते थे, अगर हम पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो पेड़ पौधे लगाने का आप काम करते थे, तो ये एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमें पेड़ों से ही मिलती है, हरियाली जो होती है वो पेड़ों से ही होती है। तो जो लोग ऐसा कहते थे वो बहुत गलत फहमी में, और आज वो खुद देखते होंगे आपको। बिल्कुल 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 सही कहा आपने कि जैसे जैसे लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ ये हमारे लाभ का है, तो आज मैं आपके चैनल पे भाव विभोर होकर के बात कह रहा हूँ कि लोग मुझे जो है एक साधु संत महात्मा की तरह से उन 4-5 जिलों में मानते हैं कि देखो साहब दादा ने ये किया, दादा ने ये किया। और इसलिए मुझे लग रहा है कि लोग जो है आज कई लोग, हजारों सैकड़ों लोग जो है वो उस बात में, हमारे आंदोलन में सहमत हो रहे हैं। और उस जगह पे देखिए, हम हर जगह पे इस बात को जब रखते हैं तो लोग हमारे साथ में आ रहे हैं कि नहीं, पेड़ पौधे लगाना चाहिए। जैसा कि अभी आपने बताया मुकाती जी कि किसानों की जमीन आप लेते हैं, उनसे कहते हैं कि सहमति उनसे प्राप्त होती है कि जमीन पर आप पेड़ पौधे लगाते हैं, उसके बाद उनको जो इसका फायदा है वो भविष्य में मिलता है। तो कितने किसानों का समर्थन अभी तक आपको मिला है? नहीं, मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि पिछले वर्ष हमने 1 करोड़ 20 लाख पौधे 18,000 किसानों के यहाँ लगाए थे। इससे तो पहले ये सारे एमपी के थे जी? हाँ, सभी किसान एमपी के थे, और एमपी में भी सिर्फ होशंगाबाद और सीहोर जिले के थे, दोनों जिलों के किसान थे। इससे पहले वर्ष में हमने हरदा जिले के 5,000 कुछ किसानों के हमने हरदा जिले में और खंडवा जिले में भी उससे पहले लगाया, और उससे पहले हम सिर्फ खंडवा जिले में और हरदा जिले में ही लगाते रहे। तो मैं समझता हूँ कि मैंने ऐसा जोड़ा तो नहीं है, लेकिन कम से कम 30 से 40 हजार किसानों के यहाँ अभी तक हम वृक्षारोपण कर चुके हैं। और हमारा जो ये अमृता प्रोजेक्ट है जिसमें नर्मदा की बात हम कर रहे हैं, इसको लगाने के बाद 45 लाख किसानों को इसका फायदा होने वाला है। आप ये जो काम कर रहे हैं, इतना बीड़ा आपने इस काम का उठाया है, समाज से क्या चाहते हैं, कैसी सहभागिता आप समाज से चाहेंगे, कैसी उम्मीदें आपको उनसे हैं? नहीं, मेरा आपकी चैनल के माध्यम से समाज से ये निवेदन है कि हमने नदियों को माँ कहा है, जल को देवता कहा है, आकाश को देवता कहा है, सूर्य को देवता कहा है। यानी स्थिति सबको हम मानते तो हैं, लेकिन व्यवहारिकता में आप देखें तो जो चीज मुफ्त मिल रही है, जैसे प्रकाश मुफ्त मिल रहा है, हमने उसकी कोई इज्जत नहीं की। जैसे पानी मुफ्त मिल रहा है, हमने उसकी कोई इज्जत नहीं की। जैसे हवा मुफ्त मिल रही है, हमने कोई इज्जत नहीं की।
तो मेरा सब लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से सारे लोगों से यही कहने वाला है कि प्रकृति ने जो हमें चीज दी है वो मुफ्त नहीं है। वो भी आपसे स्नेह चाहती, वो भी आपसे प्रेम चाहती कि आप उसकी सुरक्षा करें, और आप अगर उसकी सुरक्षा करेंगे, आप उसको अगर शुद्ध रखेंगे, तो वो भी आपके जीवन में काम में आने वाली है और आपकी संततियों के काम में बढ़ने वाली है। बिल्कुल, बहुत काम में आने वाली चीज है। मुकाती जी, अगर आपकी पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो आपकी पर्सनल लाइफ इस काम से कितनी प्रभावित हुई है? क्योंकि घर में सभी परिवार सभी कुछ होते हैं, तो अगर मैं बात करूं तो इस काम को लेकर कितनी प्रभावित हुई आपकी पर्सनल लाइफ? पर्सनल लाइफ प्रभावित तो हुई है। मैं मतलब इतने मैं जो आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं घर में बिल्कुल नहीं बोलता। मैं 12-14 घंटे करीब घर में रहता हूँ और इतना अनुशासित और इतना व्यवस्थित मेरा जीवन है कि मैं सुबह 3 बजे जग जाता हूँ, अपनी चाय खुद बनाता हूँ, पी लेता हूँ और 6:30 बजे सुबह नाश्ता करता हूँ, तो अपने आप आता है। फिर भोजन सब कुछ व्यवस्थित है, व्यवस्थित पानी, भोजन। तो मुझे घर में बोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे देख देख करके मेरे सारे परिवार के लोग भी बहुत अनुशासित हो गए हैं, और जो पहले कोई भी उनको और कोई रोग या बीमारी होती थी वो भी आना बंद हो गई है। आपकी संरक्षण संभावना यात्रा, इसके बारे में जानना चाहेंगे। दर्शकों को इस यात्रा के जरिए आप क्या उद्देश्य देना चाहेंगे? मैं मतलब आपके चैनल के माध्यम से समस्त दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने पहले ही कहा कि नदी घाटियां होती है, उनकी अपनी सभ्यताएं होती है, और उस सभ्यता के अंतर्गत ही हमारा पालन पोषण होता है। हम एक बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम मनुष्य चाहे सब हों, लेकिन हाँ, आप साउथ इंडिया से प्रारंभ हो जाइए, तो साउथ इंडिया का हमारा बंधु जो है उसकी हाइट कम होगी। फिर जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाएंगे, आप पंजाब में जाएंगे तो हाइट अच्छी आएगी। जैसे आप हिमालय की ओर बढ़ेंगे तो और साफ रंग और हाइट आएगी। ये सब प्रकृति का कमाल है। तो अगर इसे आप संरक्षित रखेंगे, तो इस सभ्यता को अगर हम संरक्षित रखेंगे, तो हमारा जो जीवन जो है, हमारे आने वाली पीढ़ियों का जीवन जो संरक्षित रहेगा। तो मैंने ये नर्मदा जो परिक्रमा या नर्मदा परिक्रमा यात्रा जो निकाली है, उसको हमारा जो ये मॉडल है, क्योंकि हमें 50 करोड़ पौधे लगाना है, वो पूरी नर्मदा के 74 लाख हेक्टेयर भूमि पे लगाना है। मध्य प्रदेश और गुजरात कि 18 जिलों में लगाना है। तो वहां एक वातावरण निर्माण करने के लिए कि ऐसा भी किया जा सकता है, और ये हमारे लिए इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि आने वाला समय जो है हमारा पर्यावरण इतना अनिश्चित होने वाला है कि जीवन बहुत कष्ट में आएगा। तो अगर हम आज जागेंगे, तो ये जो सफलता मुझे हरदा, होशंगाबाद या नर्मदापुरम या आपके खंडवा जिले में मिली है, ये पूरे 18 जिलों में ये वातावरण का निर्माण हो, और 18 जिलों में ही हमारे जो क्रियान्वयन समितियां बने और वो इस काम में जुटे। इसलिए ये यात्रा का मैंने मतलब संचालन किया है। और मुझे लगता है जो अभी से भी शुभारंभ नहीं हुआ यात्रा का, लेकिन जैसे जैसे प्रत्येक जिले से संदेश आ रहे हैं, जैसे जैसे लोगों के मन आंदोलित हो रहे हैं, मुझे भी भारी उत्साह हो रहा है कि यात्रा बहुत सफल होगी, और हम नर्मदा जी को उनके जो 74 लाख हेक्टेयर भूमि जो है उसको सुरक्षित जोन में ले जाने में सफल होंगे। बिल्कुल, हम भी यही आशा करते हैं कि आपकी जो ये यात्रा है वो सफल रहे। जैसे अगर हम सहयोग की बात करें, तो इस यात्रा के दौरान आपको किन किन लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ, या फिर आपने अकेले ही ये जो बीड़ा उठाया इसमें आप अकेले ही रहे, या आपने किसी का समर्थन आपको मिला है? नहीं, अकेला तो कोई आदमी कुछ कर नहीं सकता, अकेला तो कोई आदमी कर नहीं सकता। आज मैं कहूं कि आपके चैनल का मुझे समर्थन मिला, आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात चली जा रही है, ऐसे ही बहुत से लोगों का मुझे समर्थन मिलता जा रहा है। जो यात्री जो मेरी इस यात्रा में जाने वाले हैं, वो भी हमारे मध्य प्रदेश के सेलिब्रिटीज हैं। जिसने सबसे अधिक उम्र में एवरेस्ट को फतेह किया, ऐसी ज्योति रात्रि जी हमारी उसमें यात्रा में है। ऐसे ही जो इस मध्य प्रदेश के पर्यावरण के प्रमुख हैं, ऐसे शिवशंकर जी जो हैं वो इस यात्रा में जा रहे हैं। ऐसे एक योगाचार्य दीदी हैं, वो इस यात्रा में जा रही है। एक महिला बहुत अच्छा एनजीओ चला रही है, वो इस यात्रा में जा रहे हैं। कुछ किसान लोग हैं, कुछ मतलब इस प्रकार से विभिन्न क्षेत्र के, यानी मीडिया के लोगों को भी हम इसमें यात्रा में भेज रहे हैं, ताकि एक आंदोलन सभी क्षेत्र में खड़ा किया जा सके। कुछ निवृत्तमान शासकीय अधिकारी जो हैं वो भी इस यात्रा में जा रहे हैं। तो ये एक बहुत उद्देश्य को लेकर के यात्रा निकाली जा रही है, और मुझे अच्छा लग रहा है इस बात को करते हुए कि आपके माध्यम से मेरी भावनाएं जो है वो देश और प्रदेश में सब जगह जा रही है। बिल्कुल, अगर हम सरकार की बात करें तो सरकारी तंत्र की कभी कोई मदद मिली है आपके लिए इस काम में? सरकारी तंत्र की पहले तो नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे अब ये काम आगे बढ़ रहा है और जैसे जैसे सरकारी तंत्र को सूचना मिल रही है, तो सभी लोग जो है मेरी बातों को थोड़ा सुनने में गंभीरता से लेने लगे हैं। और अभी हम
सरकार से, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग मिलना चाह रहे थे। हमारा कार्यक्रम तय हो रहा है ताकि हम ये कहें कि भाई जो भारत सरकार ने 1970 साल में इसको कार्बन शून्य करने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है उसको कैसे प्राप्त करें, तो उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, वो बातें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से करना चाह रहा था। निश्चित रूप से हमको उनका सहयोग मिलेगा। आप उनसे मुलाकात करना चाह रहे हैं और उनसे बात भी रखेंगे। आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार से, आपको क्या अपेक्षा है कि और कितना आपको समर्थन चाहिए, क्योंकि आपने बताया कि पहले तो सरकारी तंत्र से आपको कोई मदद नहीं मिलती थी, लेकिन अब उनका सहयोग मिल रहा है, तो आगे कैसी अपेक्षा आप रखते हैं? आगे हम सरकार से चाहते हैं, क्योंकि ये आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, और बिना फंड के, बिना राशि के कोई भी काम आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, एक नर्मदा जी के लिए हम लोग लगे, अभी हमारे पास में 12 से 13 करोड़ पौधे लगाने के लोगों के ऑफर आ गए हैं और अनुबंध हो रहे हैं। 50 करोड़ लगाना है, वो हम 2030 तक लगाएंगे तो वो शायद राशि होगी, लेकिन हमें चंबल को भी बचाना है, हमें शिप्रा को भी बचाना है, हमें मध्य प्रदेश की तमाम नदियों को बचाना है। अगर हम इस काम को तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इसमें सरकार को भी फंडिंग कहीं ना कहीं से खर्च करना पड़ेगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 5 जिलों में किसानों को के यहाँ पौधा निःशुल्क लगाने का काम किया है और कार्बन क्रेडिट का पैसा जो किसानों को मिल रहा है। तो इस प्रकार का अगर मध्य प्रदेश सरकार भी योजना बनाएगी तो यहाँ के किसानों को भी लाभ मिलेगा। मुकाती जी, जिस तरीके से आपने फंड की बात की, तो फंड आप सरकार से चाहते हैं कि आगे, क्योंकि कोई भी काम जो है वो बिना फंड के नहीं हो पाता, तो अभी तक किसी संस्था ने आपको कोई फंड दिया है इस काम को करने के लिए? अभी तक जो हम जो काम कर रहे हैं वो तो साउथ कोरिया की कंपनियां हैं। साउथ कोरिया की कंपनियां वो कार्बन क्रेडिट के लिए काम कर रही हैं। अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी सेल कंपनी है, वो उनके लिए भी हमने 15 लाख पौधे लगाए थे, वो भी कार्बन क्रेडिट के लिए काम कर रहे हैं। और जर्मनी की कुछ कंपनियां उनके लिए भी काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की कोई ऐसी कंपनी जिसने नहीं, हमारे देश की कोई कंपनी, हमारे देश की अभी तो कोई कंपनी आगे नहीं आई, लेकिन अभी हमारा प्रयास है कि इंडियन ऑयल जो है वो हमारे देश की बड़ी कंपनी है और उन्हें भी 2 लाख करोड़ रुपए का खर्च करना है 2046 तक इसी कार्बन शून्य होने के लिए। तो हमें उम्मीद है कि निकट भविष्य में हमारा उनसे संपर्क होगा और वो हमारे इस मुहिम को मजबूत करेंगे। अब आपसे एक आखिरी सवाल ये करना चाहूंगी कि आप अपनी यात्रा के जरिए और समाज को और सरकार को क्या और दर्शकों को हमारे सबसे पहले क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बड़ी बात में सरलता से बात करता हूं कि संतुलन ही जीवन है और अगर हमने प्राकृतिक संतुलन बनाए नहीं रखा तो हम कितने भी विकास की बात कर लें, ये विकास हमें बहुत आगे तक नहीं ले जा पाएगा। इसलिए मेरा समाज से, मेरा सरकार से, मेरा सभी लोगों से एक निवेदन है कि प्रकृति को संतुलित बनाने के लिए आप सबको आगे आना पड़ेगा। हमें अनेकों कुरीतियां जो बिना अनावश्यक रूप से ये कार्बन उत्सर्जन कर रही है, शादी विवाह ये वो बहुत से दिखावे हमको बंद करना पड़ेंगे ताकि हम जो है कार्बन संतुलन को बनाए रख सकते हैं। बिल्कुल मुकाती जी, समय की कमी है तो इसलिए इस चर्चा को यहीं खत्म करना चाहूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और अपना कीमती समय हमें दिया और इतनी अहम जानकारी हमारे साथ आपने साझा की। तो हमारे साथ स्टूडियो में ये थे पर्यावरण प्रेमी गौरी शंकर मुकाती जी, जिन्होंने पर्यावरण से संबंधित कई अहम जानकारियां साझा की हैं। तो अन्य ऐसे ही विषयों पर जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ आर के साथ। नमस्कार।